हेलो। आरबीसी 12th बायोलॉजी की अध्याय 8 में आज हम पढ़ते हैं एंजाइम की कार्य प्रणाली। एंजाइम की कार्य प्रणाली दो चरणों में संपन्न होती है। इसके प्रथम चरण में एंजाइम क्रियाधर संकुल या एंजाइम क्रियाधर जटिल का निर्माण होता है और इसी दौरान सक्रियण ऊर्जा में कमी आती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एंजाइम क्रियाधर संकुल कैसे बनता है। तो डायग्राम द्वारा देखें अपन ने, ये अपन ने एंजाइम को दर्शाया E फॉर एंजाइम और ये एंजाइम का सक्रिय स्थल है। ये S फॉर सबसे यानी क्रियाधर है। तो जब एंजाइम और क्रियाधर एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो ये जो एंजाइम का सक्रिय स्थल होता है और जो क्रियाधर पर इसके अनुरूप खांच होती है, तो यहाँ इन दोनों के बीच में बंध बन जाने से एंजाइम और क्रियाधर आपस में जुड़ जाते हैं और इनके जुड़ने से बनने वाली संरचना एंजाइम क्रियाधर संकुल या ES संकुल कहलाती है। अब इस दौरान एंजाइम क्या करता है, सक्रियण ऊर्जा में कमी कर देता है, जिसके कारण ये जो क्रियाधर इससे जुड़ा हुआ है ये उत्पाद में टूट जाता है। तो अब ये एंजाइम है और ये इसके उत्पाद है। अब इसको हम कहेंगे EP संकुल, एंजाइम प्रोडक्ट संकुल। और उसके बाद ये जो एंजाइम है और उत्पाद एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और एंजाइम मुक्त होकर के वापस नए क्रियाधार से जुड़कर इस क्रिया की पुनरावृत्ति करता है। अब ये सक्रियण ऊर्जा में कमी का मतलब क्या है, तो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है वह ऊर्जा ही सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। यानी वह ऊर्जा जो अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक होती है सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। अगर हम डायग्राम द्वारा देखें तो यह हम क्रियाधर की दर ले रहे हैं और ये हम ऊर्जा या विभव ले रहे हैं। तो अपन यहाँ दो डायग्राम देख रहे हैं। अगर हम ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये एंजाइम रहित सक्रियण ऊर्जा है, यानी एंजाइम नहीं है तो इस क्रियाधार को जब इतनी सक्रियण ऊर्जा मिलेगी तब यह अभिक्रिया शुरू होगी और उत्पाद में टूटेगा। अब इसी क्रिया में अगर अपन एंजाइम मिला दें तो एंजाइम युक्त अगर अपन देखें तो अब ये मात्र इतनी सी सक्रियण ऊर्जा मिलने पर ही अभिक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और उत्पाद बन जाएगा। इसका मतलब एंजाइम नहीं होने पर सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता इतनी ज्यादा है और एंजाइम मिलने पर सक्रियण ऊर्जा इतनी कम चाहिए। तो कम सक्रियण ऊर्जा पर ही अभिक्रिया संपन्न हो जाती है और क्रिया जल्दी हो जाती है। तो इस प्रकार ES संकुल बनने पर सक्रियण ऊर्जा में कमी आ जाती है, जिसके कारण ये क्रिया जल्दी संपन्न हो जाती है। अब जो ES संकुल है ये ध्यान रखिए किस प्रकार बनता है। तो इसके लिए दो सिद्धांत दिए गए हैं। पहला है ताला चाबी सिद्धांत और दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। ताला चाबी सिद्धांत है ये एमिल फिशर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। इसके अनुसार जो सक्रिय स्थल होते हैं एंजाइम के, ये सक्रिय स्थल दृढ़ होते हैं, मजबूत होते हैं, अपरिवर्तनशील होते हैं। इस कारण जो क्रियाधार है वो क्रियाधार की अगर संरचना सक्रिय स्थल के अनुरूप होगी, यानी जो क्रिया कारक है वो सक्रिय स्थल के अनुरूप होगा तो ही ES संकुल बनेगा और एंजाइम उस क्रिया को प्रभावित करेगा। यहाँ पर ध्यान रखिए ताला है ये क्रियाधार के लिए संज्ञा दी गई है, जबकि चाबी है ये एंजाइम के लिए, यानी एंजाइम को चाबी द्वारा और क्रियाधार को ताले द्वारा इस सिद्धांत में दर्शाया गया है। अब अगर हम प्रेरित आसंजन सिद्धांत की बात करें तो ये कोसलैंड द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके अनुसार सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते हैं, लचीले होते हैं, जबकि यहाँ पर ताला चाबी सिद्धांत के अनुसार सक्रिय स्थल क्या थे, दृढ़ थे, अपरिवर्तनशील थे। और यहाँ ये कह रहा सक्रिय स्थल क्या है, लचीले है। इस कारण क्रियाधर जैसे ही एंजाइम के संपर्क में आएगा सक्रिय स्थल उसके अनुरूप होकर के ES संकुल बना देंगे और ES संकुल बनने पर सक्रियण ऊर्जा में कमी आएगी और एंजाइम क्रिया संपन्न हो जाएगी। और दोनों सिद्धांत अपनी जगह पर सही है। कुछ एंजाइम के लिए ताला चाबी सिद्धांत लागू होता है तो कुछ एंजाइम के लिए प्रेरित आसंजन सिद्धांत लागू होता है। तो ये एंजाइम क्रिया की कार्य प्रणाली थी। अब हम पढ़ते हैं एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। 6 कारक अपन देख रहे हैं। तापमान, दूसरा है pH, तीसरा है क्रियाधार यानी क्रिया कारक की सांद्रता, चौथी है उत्पाद की सांद्रता, पांचवा एंजाइम की सांद्रता और छठा एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष। पहले हम पढ़ते हैं तापमान।
तो क्रिया के लिए अनुकूलतम तापमान होता है 20 से 35 डिग्री सेल्सियस। इस ताप पर एंजाइम क्रिया सबसे अधिक होगी। और अगर इस सीमा मतलब 20 से 35 डिग्री सेल्सियस की सीमा में प्रति 10 डिग्री सेल्सियस अगर ताप बढ़ाया जाए तो एंजाइम क्रिया 2 से 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अच्छा, अनुकूल तापमान से अगर हम तापमान कम कर रहे हैं यानी तापमान हम निम्न कर रहे हैं तो एंजाइम निष्क्रिय होने से एंजाइम क्रिया में कमी आएगी। और अगर हम 35 डिग्री से ज्यादा कर रहे हैं यानी तापमान बढ़ा रहे हैं तो ध्यान रखना उच्च ताप पर एंजाइम विकृतीकरण हो जाएगा और एंजाइम क्रिया नहीं होगी। तो एंजाइम का अनुकूल तापमान 20 से 35 डिग्री सेल्सियस होता है। दूसरा अगर पीएच देखें तो ध्यान रखिए जैसे अनुकूल तापमान था वैसे अनुकूल पीएच मिलेगी तो एंजाइम क्रिया उच्च होगी। वैसे अलग अलग एंजाइम के लिए अनुकूल पीएच अलग अलग होती है, लेकिन अधिकांश एंजाइम के लिए अनुकूल पीएच है वो 5 से 7.5 के बीच में होती है। और अनुकूल पीएच से अगर हम पीएच कम कर दें या अधिक कर दें तो एंजाइम क्रिया में कमी आएगी। ये ग्राफ अपन देख रहे हैं, इस तरफ अपन एंजाइम क्रिया ले रहे हैं और यहाँ अपन टेम्परेचर और पीएच दोनों ले सकते हैं। तो अपन देख रहे हैं अगर हम टेम्परेचर और पीएच को बढ़ाएं तो एंजाइम क्रिया में वृद्धि होगी। अनुकूल पीएच या टेम्परेचर पर एंजाइम क्रिया सबसे ज्यादा होगी। अब आप अनुकूल पीएच या टेम्परेचर को और बढ़ाएंगे तो अब देखिए एंजाइम क्रिया वापस कमी आती रहेगी और जो जो इसको बढ़ाते रहेंगे एंजाइम क्रिया में और भी कमी आती रहेगी। तो इस प्रकार अनुकूल पीएच या ताप पर ही एंजाइम क्रिया सबसे श्रेष्ठ सबसे ज्यादा होती है। अब अपन पढ़ते हैं अगला क्रियाधार यानी क्रिया कारक की सांद्रता। तो निम्न सांद्रता है अगर क्रिया कारक की तो एंजाइम क्रिया में कमी आएगी। क्यों? क्योंकि एंजाइम पर अधिकांश सक्रिय स्थल खाली रह जाते हैं, यानी एक ही एंजाइम पर कई सारे सक्रिय स्थल होते हैं। और यहाँ पर अगर हम बात करें क्रियाधार की सांद्रता कम है तो सभी सक्रिय स्थल पर क्रियाधार जुड़ेगा नहीं, जिसके कारण एंजाइम क्रिया में कमी रहेगी क्योंकि यहाँ पर क्रियाधार की सांद्रता कम है। अब अगर हम क्रियाधार या क्रिया कारक की सांद्रता श्रेष्ठ में इष्टतम कर दें तो एंजाइम क्रिया भी उच्चतम होगी, क्योंकि इस समय सभी सक्रिय स्थलों पर एंजाइम के सभी सक्रिय स्थलों पर क्रिया कारक जुड़ जाएंगे, यानी एंजाइम संतृप्त हो जाएगा और वो अपनी पूरी क्षमता के साथ उस क्रिया को बढ़ाएगा। अब अगर हम इष्टतम से अधिक सांद्रता कर दें क्रिया कारक की तो अब एंजाइम क्रिया क्या रहेगी? स्थिर रहेगी, क्योंकि सभी सक्रिय स्तर संतृप्त हो चुके हैं और अब अन्य क्रिया कारक को एंजाइम नहीं जोड़ सकता। अगला पढ़ते हैं अपन उत्पाद की सांद्रता। तो उत्पाद की सांद्रता अगर हम बढ़ाएंगे तो एंजाइम क्रिया में कमी आएगी और अगर हम साम्य अवस्था पर पहुंच जाएं तो इस समय एंजाइम क्रिया शून्य हो जाएगी। और अगर साम्य अवस्था से हम अधिक सांद्रता कर दें उत्पाद की तो वो एंजाइम जो है उस क्रिया को विपरीत दिशा में कर देगा, यानी जहां पहले वो क्रिया कारक को उत्पाद में तोड़ रहा था अब साम्य अवस्था से अधिक सांद्रता होने पर उस उत्पाद को वापस क्रिया कारक बदलना शुरू कर देगा। अब आइए अगला कारक पढ़ते हैं अपन एंजाइम सांद्रता। तो उपयुक्त क्रिया कारक की सांद्रता पर अगर एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते रहें तो एंजाइम क्रिया वृद्धि होती रहेगी। क्यों? क्योंकि सक्रिय स्थल का संतृप्तिकरण होता रहेगा। लेकिन अगर हम क्रियाधार की सांद्रता को उसी प्रकार रखें और एंजाइम की सांद्रता बढ़ाते रहें तो एक समय ऐसा होगा कि क्रियाधार की सांद्रता सीमाकारी हो जाएगी और इस समय एंजाइम क्रिया रुक जाएगी। तो इसका नतीजा ये निकला कि अगर हम एंजाइम की सांद्रता बढ़ा रहे हैं तो साथ साथ में हमें क्रियाधार की सांद्रता भी बढ़ानी होगी। ऐसा करने से एंजाइम क्रिया समानुपाती रहेगी और लगातार अपनी पूरी क्षमता के साथ अभिक्रिया संपन्न होती रहेगी। अब अंतिम प्रभावित करने वाला कारक है एंजाइम विष या एंजाइम निरोधक। तो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो एंजाइम से जुड़कर एंजाइम की उत्प्रेरण क्षमता को घटा देते हैं, जिसके कारण एंजाइम की कार्य क्षमता में कमी आती है। उन पदार्थों को एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष कहते हैं। ये एंजाइम निरोधक या एंजाइम विष दो प्रकार के होते हैं। पहला है प्रतिस्पर्धी निरोधक और दूसरा है अप्रतिस्पर्धी निरोधक। प्रतिस्पर्धी निरोधक में क्या होगा? इसमें निरोधक की संरचना क्रियाधार के समान होगी, यानी क्रियाकारक और निरोधक की संरचना लगभग एक समान होगी। इस कारण दोनों में ही दोनों कौन? निरोधक और
क्रियाधार दोनों में एंजाइम के सक्रिय स्तर से जुड़ने की प्रतिस्पर्धा रहती है। अगर निरोधक जुड़ गया तो एंजाइम क्रिया नहीं कर पाएगा और क्रियाकारक जुड़ गया तो एंजाइम क्रिया होती रहेगी। तो इस प्रकार यहाँ पर दोनों की संरचना समान होने से दोनों में एंजाइम की सक्रिय स्तर से जुड़ने की प्रतिस्पर्धा है। तो हम प्रतिस्पर्धी निरोधक की प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्रियाधार की सांद्रता बढ़ानी है, यानी क्रियाधार की सांद्रता ज्यादा होगी तो प्रतिस्पर्धी निरोधक का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा। जैसे मैलोनिक अम्ल का प्रतिस्पर्धी निरोधक होता है सक्सेनिक अम्ल, क्योंकि दोनों की संरचना लगभग सेम होती है। अब हम बात करते हैं अप्रतिस्पर्धी निरोधक। तो इसमें क्रियाधारक और सदमक की या निरोधक की सांद्रता एक समान नहीं होती है, दोनों की संरचना अलग अलग होती है। इस कारण इन दोनों में एंजाइम के सक्रिय स्तर के साथ जुड़ने की किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा नहीं होती है। क्रियाकारक तो सक्रिय स्तर से जुड़ता है, लेकिन जो निरोधक या सदमक है वो एंजाइम के किसी दूसरे स्थान पर स्थायी रूप से जुड़ जाता है और स्थायी रूप से जुड़ करके उस एंजाइम को सदमित कर देता है। जैसे Hg+2 है, Pb+2 है, Ag+2 है, ये अप्रतिस्पर्धी निरोधक है। तो अप्रतिस्पर्धी निरोधक के प्रभाव को कम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें एंजाइम की सांद्रता को बढ़ाना होगा, यानी एंजाइम की सांद्रता बढ़ेगी तो अप्रतिस्पर्धी निरोधक का प्रभाव कम हो जाएगा। तो ये था एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। धन्यवाद।